बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। हर साल बहुत सारे लोग डेंगू का शिकार होते हैं, कुछ सेहतयाब हो जाते हैं और कुछ का इंतकाल हो जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्पेशलिस्ट हैं और आप कंसल्टेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कराची में। आज हम उनसे तफसील से बात करते हैं डेंगू के बारे में। डॉक्टर शोभा, खुश आमदीद आपको हमारे प्रोग्राम में। दुनिया भर में डेंगू बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी, इसकी क्या वजूहात हैं? डेंगू दुनिया भर में इसी वजह से बढ़ रहा है, वो हमारी अपनी प्रैक्टिसेस हैं। अर्बनाइजेशन, ओवर क्राउडिंग। पहले जब दुनिया में लोग जंगल अलग थे और शहर अलग थे, आबादियाँ अलग थी, तो डेंगू का जो मच्छर है वो वहीं पे एनिमल्स को काटता था और वहीं पे कन्फाइन रहता था। अब जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा हमने ओवर क्राउडिंग हो गई है, डिफॉरेस्टेशन हो गई है, मच्छर जो हैं ज़ाहिर है उनको प्रोटीन मिल चाहिए, तो वो इंसानों को काटने लगे हैं और इस तरह से ये ट्रांसमिशन इंसानों में बढ़ती जा रही है। 1970s में ये डिज़ीज़ सिर्फ 2 मुल्कों तक कन्फाइन थी। अब दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हैं और रिपोर्ट हुए हैं, और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्वायरिंग डेंगू। ठीक है, तो दरख्त ना होना इसकी एक बड़ी वजह है। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, शहर ज़्यादा होना, ओवर क्राउडिंग। ठीक है। और मतलब जो हमने पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है ना, और फिर उसकी दूसरी वजह जो फ्लड्स हो रहे हैं, पानी जमा है, मस्कीटो ब्रीडिंग को कंट्रोल नहीं करे, ये सारे रीजंस हैं डेंगू का। ये कौन सा मच्छर है जो डेंगू कराता है? डेंगू का मच्छर हम उसे कहते हैं ईडीज एजिप्टाई या एडीज एल्बोपेक्टस। ये मच्छर मलेरिया के मच्छर से मुख्तलिफ होता है, जो कि फीमेल इनोफिलिस मस्किट होता है। ये मच्छर एक्चुअली साफ़ पानी को पसंद करता है, जैसे हम कहेंगे साफ़ सुथरा मच्छर है। ये रात के वक्त नहीं कटता, ये सुबह और शाम के वक्त आता है। ये घर के कोनों खुदरों में नहीं छुपता, बल्कि ये उन एरियाज़ में रहता है जहाँ साफ़ पानी स्टोर किया हुआ हो, साफ़ पानी पे। और मलेरिया का मच्छर जब एक इंसान को काटता है तो उसके बाद वो मर जाता है, वो फर्दर नहीं डिजीज़ ट्रांसमिशन करता। सही। डेंगू का जो मच्छर है वो उसके एक मील में वो 8 लोगों को काटता है। इसलिए हम डेंगू के घर पेशेंट्स, एक घर में हम देखेंगे इसको डेंगू हुआ, उसको डेंगू हुआ, सबको साथ डेंगू हुआ। क्योंकि वो एक मच्छर 8 लोगों को काट के अपना मील फिनिश करता है। ठीक है, और नवे को नहीं काटेगा, उसको दूसरा काटेगा। दूसरा जो डेंगू का वायरस है, वो आपकी, जो हम अक्सर जब पेशेंट्स देखते हैं, तो जो डेंगू का वायरस होता है वो आपकी बॉडी में बुखार से 2 दिन पहले और बुखार के 2 दिन बाद तक आपकी बॉडी में होता है। इस दौरान अगर डेंगू का मच्छर आपको काटे, एडीज काटे, ठीक है, तो वो मच्छर उसमें जो मतलब वायरस मच्छर तक जाएगा, उसमें 7 से 8 दिन लगेंगे, जिसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वो मच्छर के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड हो रहा है, और वो फिर जब दूसरे इंसान को काटेगा तो उसको फिर डेंगू हो जाएगा। इसकी अलामात क्या होती हैं? अगर किसी मरीज़ को इसने मच्छर ने काटा है तो मरीज़ में यूजुअली डेंगू का मच्छर, बुखार तो सब में होता है, और बुखार 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। साथ में जो इसकी एक अलामा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो होता है जिस्म में शदीद किस्म का दर्द होना, जिसे हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। मतलब ऐसे जैसे आपको कोई हड्डियाँ तोड़ रहा है, इस किस्म का बुखार होता है। जिस्म में शदीद थकन का एहसास, बाज़ दफ़ा आपके की आँखों पे जिसे हम कहते हैं पफनेस या आँखों का सूज जाना, पाँव में पाँव की सूजन, और जिस्म में एक ख़ास किस्म का रैश होता है, जो कि जब हम प्रेस करें तो वो हमें फील होता है कि वहाँ पे हमारे अंगूठे का साइन हो गया है। सही। तो इस किस्म की सारी अलामात होती हैं। तो ये मलेरिया के बुखार में आपको बुखार के साथ गर्मी और सर्दी की कैफियत लगती है। तो इस तरह से आप मलेरिया से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो मलेरिया का बुखार होगा उसमें जिस्म में कपकपी होगी, ठीक है, आपकी गर्मी
होगी, आपको शदीद गर्मी का एहसास होगा, साथ में आपको ये जिसे चिल्स हम अपनी टर्म्स में कहते हैं, कपकपी का होना, वो भी होती है। डेंगू के बुखार में ये नहीं होता, उसमें बुखार होता है, सर में दर्द आपके शदीद होता है, जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने आपको कहा ना आपके जिस्म पे एक किस्म की सुर्खी सी आ जाती है, रेडनेस या रैश आ जाता है, जो कि मलेरिया में नहीं होता। डॉक्टर शोभा, क्या इसका टेस्ट कराना ज़रूरी होता है? देखिए, जहाँ तक हो सके ज़रूरी है कि आप टेस्ट कराएं, बिकॉज़ हमारे यहाँ अक्सर प्रैक्टिस है कि जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको पहला तो अगर बुखार है तो एंटीबायोटिक दे देता है। सही। डेंगू वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। सही। और डेंगू का टेस्ट अब बहुत ही कम कीमत में, बहुत टेस्ट जो कि आपको 90% बता दे कि आपको डेंगू है, अगर आप उस टेस्ट को शुरू के हफ्ते में, बीमारी के हफ्ते में कराते हैं, जिसे हम NS1 एंटीजन कहते हैं, तो वो एक इनएक्सपेंसिव टेस्ट है। तो वैसे तो देखा जाए तो टेस्ट की पे खर्चा होगा, लेकिन आप जो एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरियल्स पे बचाएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, और आप अननेसेसरी ऐसी दवा नहीं खाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डेंगू वायरल इन्फेक्शन है, इसमें दवाओं का कोई इतना रोल ही नहीं है ट्रीटमेंट, ये खुद ब खुद हफ्ते से 10 दिन में बेहतर हो जाता है। तो इसलिए अपने मौलिज से अगर आपको बुखार है और आपको लगता है कि डेंगू का जो सीज़न है उसमें आपको बुखार हुआ है, तो आप अपने मौलिज से रुजू करें, और बेहतर है कि वो टेस्ट कराएं। कुछ जनरल प्रैक्टिशनर साथ ही जो है एंटी मलेरियल भी दे देते हैं, वो कहते हैं कि चलें डेंगू नहीं तो मलेरिया होगा, टेस्ट के बगैर ही दे देते हैं, तो ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखें, कोई भी दवा बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं होती है, और मलेरिया की भी टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं, वो कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। अगर आप किसी एक खून का नमूना देते हैं और सिर्फ लैब वाला को डॉक्टर कह देता है कि इसमें मलेरियल पैरासाइट कर दो, तो वो 2 से 3 घंटे में आपको रिपोर्ट दे सकता है कि मलेरिया है या नहीं है। ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में एंटी मलेरियल देना जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, और फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, मलेरिया जो है वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, वो कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। तो अगर आपने प्रॉपर दवा सही टाइम पे नहीं ली तो मलेरिया डेंजरस हो सकता है। मलेरिया से अमवात का रिस्क ज़्यादा है बनिस्बत डेंगू के। डेंगू के मरीज़ 99% सही हो जाते हैं, और मलेरिया में बाज़ दफ़ा अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर जाएं तो फिर मरीज़ को झटकों की कैफियत भी हो सकती है, उसका खून का पेशाब का रंग भी चेंज हो सकता है, उसके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा मलेरिया में आपकी सांस की तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। डेंगू में भी कुछ सीरियस चीज़ें होती हैं, जैसे बाज़ बहुत बट उनकी जो शरह है वो 3% से भी कम है। 2 से वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डेंगू के अंदर? 2 से 3% लोगों में अगर आपको पहले डेंगू हुआ है और दूसरी दफ़ा डेंगू होता है तो उसमें आपके पेट में शदीद दर्द हो सकता है, उल्टी की कैफियत हो सकती है। एक चीज़ हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें आपके खून की नालियों से पानी निकल के आपके जिस्म के बाकी हिस्सों में चला जाता है, तो आपके फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है, आपके पेट में पानी हो सकता है, और आपके ब्लड प्रेशर में शदीद कमी आ सकती है। तो उस दौरान वो जो 2 से 3% केसेस होते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है, और उनको फिर हम केयरफुल तरीके से पानी या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे हम IV फ्लूइड्स जिसे हम कहते हैं, ड्रिप का लगाना, फिर इसी तरह से अगर उनको सांस की तकलीफ़ हो रही है तो हम उनको ऑक्सीजन लगाते हैं। बाज़ लोगों के लिए क्योंकि पानी जिस्म में नहीं होता तो गुर्दे फेल होने का ख़तरा होता है, बाज़ लोगों को जिगर की ख़राबी भी हो सकती है, लेकिन ये केसेस जो हैं वो 3 to 5% है। अगर किसी को डेंगू है और अगर उसके पेट में शदीद दर्द है, वॉमिटिंग हो रही है, वो कुछ ले नहीं सक रहा, अगर उसके कहीं से खून आ रहा है या फिर गनूदगी की कैफियत है, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन हॉस्पिटल या इमरजेंसी जाएं और अपने डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपको एडमिशन की ज़रूरत हो। तो 5% डेंगू कॉम्प्लिकेट कर सकता है। और जो डेंगू में हम एक और चीज़ मैं आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि जो हमें फियर होता है ना प्लेटलेट्स का, कि सफ़ेद खलिए कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, अब काम करें। अक्सर पिछले आउटब्रेक में मुझे फ़ोन आते थे प्लेटलेट्स कम हो गए। प्लेटलेट्स का ब्लीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। डेंगू एक हेमरेजिक फीवर आपके ज़्यादा प्लेटलेट्स पे भी हो सकता है, लेकिन अगर प्लेटलेट 10 से भी कम है, लेकिन अगर कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो ट्रांसफ्यूजन का कोई मकसद नहीं है। ये प्लेटलेट्स 7वें से 10वें दिन खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सही। तो डॉक्टर शोभा, हम जैसे आपने बताया कि प्लेटलेट्स कम होते हैं तो CBC का टेस्ट हम शुरू में करा लेते हैं।
प्लेटलेट्स देखते हैं, प्लेटलेट्स क्या चीज़ होती है? प्लेटलेट्स एक किस्म का खलिया है, सफ़ेद खलिया है, जिससे आपके खून की जमने की सलाहियत है। जैसे अगर हमें कभी कट लगा और उस पे अगर हम प्लेटलेट्स ना हो तो वो ब्लीडिंग होते होते इंसान की डेथ हो सकती है। नॉर्मल कितने होते हैं? नॉर्मल जो है वो 150 से ऊपर और 4.5 लाख तक, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और डेंगू में कम हो जाता डेंगू में कम होते हैं, लेकिन डेंगू में कम वो उसका नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज है, उसमें अच्छा। ट्रांसफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं है। सही। लोग जो कहते हैं ना प्लेटलेट्स लगाएं, प्लेटलेट्स लगा लें क्योंकि कम हो गए हैं या सही। परेशान हो जाते हैं कि प्लेटलेट्स को चेक करें। रोज रोज प्लेटलेट्स चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ब्लीडिंग अगर नहीं हो रही है तो आपने प्लेटलेट्स को कुछ नहीं करना, आपने चेक भी नहीं कराना। ब्लीडिंग कहाँ कहाँ चेक करनी है? ब्लीडिंग हो, एक तो माइल्ड सी ब्लीडिंग होती है जैसे नाक से खून आना या मसूड़ों से खून आना, जो कि बहुत हल्की सी है, वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा जिगर का अर्जा है या कोई ऐसी दवाएं ले रहा है जिसमें हम खुद पतला करने वाली दवा होती है, उनको फिर आपके पेशाब के ज़रिए, पखाने के ज़रिए, औरतों में जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत हैवी हो सकती है, उस सूरत में फिर आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, तब ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। तो डेंगू में अगर कोई मरीज़ दिल की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें खून पतला करने वाली दवाई, तो वो बंद कर देनी चाहिए? अगर प्लेटलेट्स 50 से 1000 से कम है तो फिर कहते हैं कि कुछ अरसे के लिए बंद कर दें। ठीक है। और प्लेटलेट्स आपने कहा जब तक ब्लीडिंग ना हो तब बिल्कुल तक भी नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और क्यों नहीं लगाते? ये तो बहुत हमारे यहाँ कॉमन देखिए, है कि क्यों, ये तो नेचुरल डिजीज़ है ना, ये बोन मैरो को डेंगू वायरस इफेक्ट करता है, तो आपके खून के तले आप जितना भी प्लेटलेट लगाएंगे वो फिर से कम हो जाएंगे और वो कम हो जाएंगे। बट डेंगू में प्लेटलेट्स जो है वो ब्लीडिंग नहीं कराते। ब्लीडिंग की वजह ये होती है कि उसमें आपकी जो शरियानें होती हैं उनकी परमेबिलिटी, या जैसे हम क्या कहें, उसमें से पानी बाहर निकल जाता है और शॉक होता है, लेकिन प्लेनम प्लेटलेट्स की वजह से आपकी डेथ नहीं वाकई होती। सही। तो प्लेटलेट्स के लिए अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही, ये बहुत अहम कुछ मैसेज भी आपने नहीं दिया है, करें, उसको छोड़ दें। क्योंकि हम लोग प्लेटलेट्स के पीछे भाग रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स लगाएं। डेंगू में एक और हम सीबीसी में एक चीज़ होती है हेमाटोक्रिट। इसका मतलब है जो आपके दिखाता है कि आपके जिस्म में खून के खलिए कितने हैं। अगर किसी का हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब है कि उसके जिस्म में पानी की कमी हो रही है, पानी अब शरियानों से निकल के जिस्म के बाकी हिस्सों में जा रहा है। तो उसमें क्या करना चाहिए? फिर आपने हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है। मरीज को कहना है कि वो 2 से 3 लीटर पानी दिन में पिए, और उस सूरत हाल में आपने उसको काउंसल करना है कि हेमाटोक्रिट, फिर आपको उस डॉक्टर्स को भी मैं मशवरा दूंगी कि उस पर नज़र रखें। अगर किसी का हेमाटोक्रिट पहले 30 था और वो अब 40 हो गया है, तो इसका मतलब कि इसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है कि हीमो कंसंट्रेशन हो रही है, और उसको पानी पिलाएं। सो जो मैनेजमेंट जो डेंगू के है वो सिर्फ पानी है, और अगर बुखार है तो आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई दवा आपने नहीं लेनी है इसके अलावा, ना एंटीबायोटिक, ना कोई और दवा, ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, सिर्फ जिस्म को आराम करना है, हाइड्रेशन आपने अच्छी रखनी है, और 2 गोली पैरासीटामोल। इसका बहुत सस्ता इलाज है। डॉक्टर शोभा, पाकिस्तान में जब डेंगू का सीज़न आता है तो पैरासीटामोल ख़त्म हो जाती है। फॉलिक एसिड एक दवाई है जो कि मार्केट से आउट हो जाती है, इसका क्या रोल है? फॉलिक एसिड का भी कोई रोल नहीं है, ये 7 डेज में खुद ब खुद आपके। तो ये जो फॉलिक एसिड नहीं है, और ये जो उसका पपीते, भी कुछ रोल नहीं है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल कोर्स। 7 डेज के बाद आपके खुद ब खुद प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पपीते के पत्ते पूरे वो ऐसा कुछ नहीं करना। क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं हुआ, हो सकता है हर्बली कुछ प्रूवन हो, बट हम एक प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम रिसर्चर्स पे बिलीव करते हैं। डॉक्टर्स भी रिसर्चर्स से लेते हैं, और फिर वो रिसर्च में कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं नज़र आया। सही। डॉक्टर शोभा, अब पाकिस्तान में चूंकि इस साल सैलाब भी आया, तो सैलाब के इलाके में क्या ये डेंगू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और उससे बचाव किस तरह करें? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपको पता है पानी खुला होगा उस इलाके में, तो वो कैसे? कि आप घर पे अगर आप पानी स्टोर करें तो उसको कवर कर लें, बेस्ट ये है। घर में आप स्प्रे कर लें मच्छर मारने का। एक चीज़ जो कि बहुत ही सस्ती सी चीज़ है लेकिन समहाउ हम यूज़ नहीं करते हैं, जाली का इस्तेमाल। मच्छरदानी घर लगाएं, उसके अंदर सोएं, या घर में अगर आपके विंडोज़ हैं या दरवाजे हैं तो उस पर आप नेटिंग करा लें तो मच्छर अंदर नहीं आएगा। ठीक है। और घर में सिर्फ जब बाहर जाएं खुले में तो फुल आस्तीनों के कपड़े पहने, और कोशिश करें जो कि ये मच्छर
मतलब भगाने वाले जो आते हैं लोशंस वगैरह वो इस्तेमाल करें। ये धुएं से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस इलाके में अगर धुआं दें तो ये जा सकते हैं या नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है उससे, बल्कि सांस की तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। बट आप स्प्रे जो आते हैं वो कर सकते हैं, कॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्प्रे घर में कर सकते हैं। और आप कोशिश, और सफाई ऑफ कोर्स हम सफाई करेंगे, हम पानी को प्रॉपर स्टोर करेंगे, रोडों पे पानी नहीं जमा होगा। हम देखिए जी, ये वाली मलेरिया या डेंगू, इसके लिए वेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ मच्छर। तो अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो बीमारी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। सही। कुछ मरीज़ जो हैं वायरल इन्फेक्शंस, वायरस के साथ भी, अब हमें पता नहीं होता कि कौन सा वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उसमें भी ऐसी अलामात हो सकती हैं। तो उसमें क्या हमें करना चाहिए कि उसको डेंगू की तरह ट्रीट करना चाहिए? देखिए, अगर गला ख़राब है और 2 से 3 दिन से गला ख़राब है और बुखार कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 101, 102 से ज़्यादा नहीं है, सर्दी की मतलब ऐसे शिवरिंग नहीं हो रही है, तो प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस आर वायरल, जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो वो जो हमारे पहला होता है ना रश, एंटीबायोटिक दे दो, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो वायरल इन्फेक्शंस जो कि हमें, जो मौसमी बुखार होता है, जैसे आपका नज़ला हो रहा है या आपका गला ख़राब हो रहा है या आपको हल्का सा बुखार है, 100 तक बुखार है और जिस्म में दर्द हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना पैरासीटामोल लें, हाइड्रेशन लें। अगर नाक ज़्यादा बह रही है या खांसी की शिकायत है तो खांसी का शरबत ले सकते हैं, या आप एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक फर्स्ट होती है ना, लोग खुद ही कह देते हैं कि मतलब मैं एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन या फिर कोएमॉक्सिक्लेव एक दवा है, सही। इनका कोई रोल नहीं है। सो मतलब अगर आपका बुखार 3 से 4 दिन से ज़्यादा है, 3 दिन में यूजुअली वायरल इन्फेक्शन बेहतर होना खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। या बच्चों में भी वायरल इन्फेक्शन 3 से 4 दिन में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका बुखार 3 या 4 दिन से ज़्यादा है तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें, वो फिर आपको दवा देगा, आपका टेस्ट कराएगा। एक और इन्वेस्टिगेशन होती है ब्लड कल्चर, वो करवाएं और फिर उसके हिसाब से मैनेज करें। डॉक्टर शोभा, ये किस एज ग्रुप में आपने ज़्यादा देखा है, क्योंकि आपका काफ़ी तजुर्बा है डेंगू, और किस में ख़तरनाक होता है? देखिए, यूजुअली डेंगू इफेक्ट तो सबको पता है। I've seen 1 साल का भी बच्चा है और एल्डर भी हैं। यूजुअली वो लोग जिनको पहले कभी डेंगू हो चुका है 30 to 40 इयर्स की एज ग्रुप में, या फिर जिनको ज़ियाबतीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है, या जिनका जिगर कॉम्प्रोमाइज़ है या गुर्दे फेल हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जिसे हम कहते हैं, उनमें ये बीमारी मज़ीद शिद्दत के साथ प्रेजेंट करती है। 95% लोगों में इसे हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं करती है, आती है, चल जाती है और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। और किन को हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है? हाँ, अगर आपका बुखार परसिस्टेंट है और उसके साथ आपको कपकपी हो रही है बहुत ज़्यादा, आपको पेट में शदीद दर्द हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ख़ुनूदगी की कैफियत जारी हो रही है, बेचैनी हो रही है, या वोमिटिंग है जो कि रुक नहीं रही, या पेशाब कम हो रहा है, तो इस सूरत हाल में ये सारी अलामतें हैं कि फिर आप हॉस्पिटल जाएं। आपने जैसे बताया कि अगर किसी को पहले डेंगू हुआ है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, तो डेंगू अगर एक बार हो गया है तो ऐसे मरीज़ को मोहतात रहना चाहिए? बिल्कुल। डेंगू की बहुत सीरोटाइप्स हम कहते हैं, 4 सीरोटाइप्स होती हैं, जिसमें अगर हमें एक सीरोटाइप से हुआ तो हम उससे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे सारी उम्र, लेकिन अगर दूसरी सीरोटाइप जो सर्कुलेट करी अगर उससे हुआ तो वो अधिक शिद्दत से इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में किसी को एक दफ़ा डेंगू हुआ है तो अपने आप को और ज़्यादा कोशिश करें कि उसको डेंगू ना हो, बिकॉज़ वो ख़तरनाक हो सकता है। सही। आप हुकूमती सतह पे भी काम कर रही हैं डेंगू के ख़िलाफ़ काम, तो वो उसका बताएं ज़रा थोड़ा। देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ने जो अवेयरनेस कैंपेन की, जगह जगह फॉगिंग भी हो रही है और हम कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं कि इस पर कैसे मैनेज करें। बट ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, हम सबको साथ मिलके काम करना चाहिए। गवर्नमेंट तो स्प्रे करके चली जाती है, बट पानी तो हम ही बाहर फेंकते हैं ना, हम उसको निकालने के लिए तो कुछ नहीं करते। घर में नेटिंग तो हम खुद ही कराएंगे, फुल आस्तीन के कपड़े पहन के, और मच्छर भगाने की दवा तो हम खुद ही लगाएंगे। क्लीनिनेस तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। गवर्नमेंट तो बिल्कुल कोशिश कर रही है कि वो उन्होंने कैंपेन चलाई है अभी, और बातचीत भी चल रही है कि इस तरह से दवाइयाँ और चीज़ें लेके आएँ
कि वहाँ जहाँ पे मच्छर के लार्वे होते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर वो लार्वा ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी ब्रीडिंग नहीं होगी और मच्छर कम होंगे तो ऑब्वियसली डेंगू कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर किसी को फीवर है और किसी को डेंगू डायग्नोस्ड है तो वो 2 हफ्ते तक अपने घर में रहे, वो खुद को बचाए कि उसको मच्छर ना काटे। बिकॉज अगर उस आदमी को जिसको डेंगू है उसको मच्छर काटेगा और वो किसी और को जगह काटेगा तो वो वायरस ट्रांसमिट करेगा। सही। सो हम अक्सर मरीज को दवा तो दे देते हैं, डॉक्टर्स भी, लेकिन मरीज घर में तक अपने आप को कन्फाइन नहीं करता, वो घूम रहा होता है, घूम रहता है, या फिर वो एहतियात नहीं करता कि उसको मच्छर ना काटे। जाहिर है अगर आपकी जिस्म में वायरस है, अगर आपको मच्छर काटेगा और किसी और को काटेगा तो वो फिर ज़ाहिर बीमारी फैलेगी। तो हम गवर्नमेंट को तो बहुत सुना देते हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना कि डिजीज़ को ट्रांसमिट। मैंने देखा लोगों का डायग्नोस्ड कोविड और वो सारे शहर में घूम रहे होते थे, काम पे भी जा रहे होते थे और बच्चों को भी मार्केट लेके जा रहे होते थे, खुद भी कोई भी नहीं केयर किया। क्योंकि आप तो कोविड के ज़माने में भी बहुत एक्टिव थे कोविड के अगेंस्ट, तो ये जो है डेंगू, क्योंकि ये सीज़न आया था तो हमने कहा कि डॉक्टर शोभा को आई ऑलवेज से कि भाई सोसाइटी एज अ होल आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाते? सही। एज ए इंडिविजुअल मेरी अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करूं। डॉक्टर शोभा, ये बुखार कम करने की जो दवाइयाँ होती हैं वो हमारी मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं, इसके बारे में कुछ बताएं नाजरीन को, क्योंकि हमारे लोग सिर्फ कहते हैं कि यही दवाई चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है, पैरासीटामॉल दुनिया के कोई भी ब्रांड हो, जरूरी नहीं है जो ब्रांड, मैं भी ब्रांड नेम तो नहीं लूंगी, मैंने भी नहीं लिया। हाँ, लेकिन जो ब्रांड आपको है वही लें। देयर आर कपल ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल, एज लॉन्ग एज वो कंपनी अच्छी है और आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है, और अगर उसमें पैरासीटामॉल है तो आप किसी भी ब्रांड का पैरासीटामॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बुखार कम करने वाली दूसरी दवाइयों, उनके नुकसानात भी होते हैं बिल्कुल पैरासीटामॉल के अलावा, तो वो लेनी चाहिए? डेंगू में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो आपके प्लेटलेट्स को और कम करती हैं। जैसे एक दवा होती है आइबुप्रोफेन या मेफेनेमिक एसिड, सो ये हम कहते हैं लोगों को कि ये अवॉइड करें, क्योंकि ये बुखार तो कम करेंगी लेकिन इनका इफ़ेक्ट आप पे और ज़्यादा होगा, ये और प्लेटलेट्स को कम करेंगी। डॉक्टर शोभा, जो ख़तरनाक 5% मरीज़ हैं जो कि एडमिट होते हैं, उनमें बेहतरी के क्या अलामात हैं? डेंगू अभी भी ऐसी डिजीज़ है जिसमें 99% लोग सही हो जाते हैं, लेकिन वो एक जहन में तो है ना खौफ के बहुत। हाँ 99, लेकिन उसमें अर्ली आप केयर दें। मैंने आपको डेंजर साइंस बता दिए प्रोग्राम में कि अगर गनूदगी है, दिल की धड़कन बेतरकीब हो रही है, हार्ट रेट तेज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, पेट में शदीद दर्द है, वॉमिटिंग है जो रुक नहीं रही है, जिस्म में पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। अगर अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में जाएं और उनको अप्रोप्रिएट हम केयर मिले, सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, कि पानी सही तरह मकदार में मिले, उनके जो है वो फंक्शन, जैसे अगर सांस की तकलीफ है और अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन मिले, उनके प्रेशर्स को हम सपोर्ट करें, तो ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो अगर ये सारी डेंजर अलामत हैं तो फिर फ़ौरन आए। सो अच्छी बात यह है कि डेंगू की मोर्टेलिटी 1% है। 1% केसेस जो कि सिक होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं अगर वो सही टाइम पे हेल्थ केयर को सीख करें। ठीक है, तो किसी भी अस्पताल में जाएं या टर्शरी केयर से? क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में अभी तक आईसीयू सेटअप जो है वो बहुत कम जगह पे, और लोग ट्रेंड भी बहुत कम जगह हैं। तो डेंगू में जो आप पानी देते हैं वो बहुत आप कैलकुलेटेड देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रिप लगा देनी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप ड्रिप मतलब पानी देना शुरू करेंगे तो बाज़ दफ़ा वो जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो भी सांस के मसले होते हैं, फिर लोगों को दिल का मसला हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। ठीक है, सही। सो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो टर्शरी केयर में जाएँ जहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ हों। डॉक्टर शोभा, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम दें? यही कि प्रिवेंशन हम सबकी ज़िम्मेदारी है, और ये बीमारियां जो वायरल इन्फेक्शंस या ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं, इसमें आप प्रिवेंशन पे फोकस करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब पानी जमा है तो कोशिश करें कि उसको कवर करें, उस पर मच्छर की ब्रीडिंग ना होने दें, खुद की सफाई, घर की सफाई, माशरे की सफाई, इस पर ख्याल रखें। घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें कि मच्छर भगाने वाला जो लोशन होते हैं वो इस्तेमाल करें।
ठीक है। और बाकी अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें। हेल्दी लाइफ बहुत सारे मसलों को हल करती है। आपका इम्यून सिस्टम एक नेमत है, उसको बूस्ट करें अच्छी तरह से, खुश भी रहें और हैप्पी रहें, बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा आपका इस प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, आपने डॉक्टर शोभा की बात सुनी कि प्रिवेंशन, और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो वक्त पे उसकी डायग्नोसिस करें, इलाज करें, क्योंकि 99% डेंगू खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन 1% के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उन कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।